नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। अब सूचना कानून के दायरे में, आरटीआई के दायरे में राजनीतिक पार्टियां भी आ गई हैं। हाल ही में एक आदेश पारित हुआ जिसके मुताबिक अब राजनीतिक पार्टियों को भी एक सूचना प्राधिकारी नियुक्त करना होगा और जनता कोई भी सवाल पूछेगी, कोई भी जानकारी चाहेगी तो देना जरूरी होगा। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है। एक दो पार्टियां छोड़ दें और आपको छोड़ दें आम आदमी पार्टी को। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रहलाद पांडे जी। आपका स्वागत है प्रहलाद जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद प्रकाश जी। आपने बड़ा मोर्चा निकाला, आंदोलन किया कि बिल्कुल सही कदम है और राजनीतिक पार्टियों को सूचना के कानून के दायरे में आना चाहिए। क्या आपकी चाह है इसमें? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किसी भी लोकतंत्र की कल्पना हम बिना राजनीतिक पार्टियों के नहीं कर सकते। और आज जितने भी भ्रष्टाचार की बात हो रही है वो सभी राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात ज्यादा हो रही है। तो जब तक राजनीतिक पार्टियों द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी तब तक हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लिया गया निर्णय, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को पारदर्शिता बरतनी होगी, यह पारदर्शी लोकतंत्र की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन तमाम पार्टियां इसके विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि हम तो पार्टी हैं, हम तो आयकर विभाग को जानकारी देते हैं, संसद को जानकारी देते हैं, चुनाव आयोग को जानकारी देते हैं, फिर हमें इस कानून में क्यों घसीटा जा रहा है? इस कानून में घसीटा जाना, मैं समझता हूं कि पार्टियों को आगे बढ़ करके स्वयं अपने सारी जानकारियां सार्वजनिक करनी चाहिए। वो इनकम टैक्स को जानकारी देते होंगे, वो चुनाव आयोग को जानकारी देते होंगे, लेकिन आज सबसे ज्यादा सवाल राजनीतिक दलों पर ही उठ रहे हैं, इतनी तमाम जानकारियां देने के बावजूद भी। दूसरी बात, जब तक कि मैं एक विधायक चुनता हूं या हम सब लोग, आम जनता विधायक चुनती है, विधायक चुनने के बाद में हम कभी कभी अपने जो वोट हैं वो पार्टी सिंबल पर देते हैं, पार्टी के नाम पर देते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर देते हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर कई बार ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट मिल जाता है, कई बार पार्टी व्हिप जारी करती है और व्हिप के आधार पर जो सांसद और विधायक होते हैं उनका भाषण संसद में तय होता है, वो वोट किस पार्टी को करेंगे, कैसे वोट करेंगे, ये तय होता है। तो सीधे सीधे जो सरकारी नीतियां हैं, जनता से संबंधित कार्य हैं, वो पार्टी के निर्णय पर आधारित होते हैं। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को इसके दायरे में आना चाहिए। इनकम टैक्स को जो जानकारी देते हैं वो अपर्याप्त जानकारी होती है, वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए जनता को तो उनको जानकारी उपलब्ध करवाना ही चाहिए। ये सारी बातें नेता और उद्योगपतियों के खिलाफ हम कोई इस तरह की बातें नहीं करते। तमाम उद्योगपति पैसा यहाँ वहां से लेते हैं और खा जाते हैं। विजय माल्या जैसे लोग राज्यसभा में चले जाते हैं पैसे देकर, तो कोई हिसाब किताब उनसे नहीं पूछते, नेताओं को क्यों पूछते हैं? विजय माल्या जैसे उद्योगपति जब राज्यसभा में जाते हैं तो यह निर्णय राजनीतिक पार्टियों का होता है। यह सवाल राजनीतिक पार्टियों से पूछा जाना चाहिए कि आपने किस आधार पर विजय माल्या को संसद में भेज दिया, आपने किस आधार पर सचिन तेंदुलकर को संसद में भेज दिया, और आप ये बताइए कि किन योग्यताओं के आधार पर आपने टिकट तय किए हैं। रही बात उद्योगपतियों से यह सवाल पूछने का, तो भारत में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत संस्थाएं हैं जहां पर भ्रष्टाचार होता है या हो सकता है। हम यदि पूरे भारत में सभी परिवारों का, सभी संस्थाओं का से पारदर्शिता की अपील करेंगे या उनसे ये इच्छा रखेंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म करना बिल्कुल असंभव है। नेतृत्व करने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं। समाज के लोग राजनेताओं को देख करके ग्रहण करते हैं। एक कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब राजा ही ठीक नहीं होगा, जब राजा बड़ी ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि इतने भ्रम में क्यों हैं आप पार्टी भी वाले, और ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारा भ्रष्टाचार की जड़ नेता है? क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स कम दोषी हैं? एक विज्ञापन चल रहा था एक चैनल पे, उसमें कहा गया था कि 790 लोग संसद के सदस्य और करीब 4000 विधायक ही देश का नेतृत्व करते हैं। देश का नेतृत्व करने वाले तो उद्योगपति जो अधिकतर उसमें से भ्रष्ट हैं। हमारे नौकरशाह, एक नौकरशाह के 30 नौकर, एक IAS IPS के 30 नौकर होते हैं। एक नौकर की तनख्वाह आप देख लीजिए, अगर एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 20,000 रुपये महीना भी है, उसको PF मिलेगा, उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, वो सब लगाइए तो लाखों रुपए
इन ब्यूरोक्रेट्स पे खर्च होते हैं। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स मलाई खा रहे हैं। टीनू जोशी, अरविंद जोशी जैसे लोग अभी तक बर्खास्त नहीं हुए और उनसे कोई पूछता नहीं है। हर कोई नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है। अधिकारियों को कितना वेतन मिलेगा, एक मंत्री के घर में कितने अधिकारी रहेंगे, उनका सचिव कौन होगा, जांच कौन करेगा, ब्यूरोक्रेसी को सीधे सीधे नियंत्रित करने का अधिकार राजनीतिक शक्तियों के पास में होता है। ब्यूरोक्रेसी राजनीति को संचालित कर रही है आज की तारीख में। मध्य प्रदेश में अगर कुछ चीज हो रही है, सारे निर्णय तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। क्या शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं? नहीं, देखिए ब्यूरोक्रेसी अंदर से निर्णय कर रही होती है, पर उसमें दस्तखत तो शिवराज सिंह करते हैं। पॉलिसी कोई भी बनाता है, पर वो बिना शिवराज सिंह के दस्तखत से आगे नहीं बढ़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि यही जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कहती हैं कि कलेक्ट्रेट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आरटीओ में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी पार्टियों से अपेक्षा करती हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, तो कलेक्ट्रेट में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने घर में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के लिए पारदर्शिता अच्छी बात है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो दूसरे के लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा क्यों नहीं है, आप हमें ये बताइए। ये ऐसा ही हो जैसे कि एनजीओ वाले विरोध कर रहे थे कि आरटीआई के दायरे में एनजीओ को न लाया जाए, क्योंकि एनजीओ तो सरकार से मदद लेते हैं, कई लोग नहीं भी लेते हैं, तो एनजीओ को क्यों लाया जा रहा है आरटीआई के दायरे में? ये बात भी थी पहले। देखिए, जनता का पैसा, सार्वजनिक पैसा जहां कहीं भी खर्च होता है, जहां कहीं भी उपयोग होता है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो। प्रहलाद जी, सारा का सारा पैसा जनता का है। चाहे वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की 27 मंजिला बिल्डिंग में लगा हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में लगा हो, उन्होंने वो सारा पैसा पब्लिक इश्यू के जरिए इकट्ठा किया है, सरकार ने टैक्स के जरिए इकट्ठा किया है। पैसा तो जनता का ही है। जनता का पैसा किसी भी संस्था के द्वारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या विधान के मुताबिक बनी हुई है, यदि वो पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसका सार्वजनिक होना, उस पैसे को उसका हिसाब किताब तो सार्वजनिक होना ही चाहिए। रही बात, हम कई बार बड़े निराश होते हैं, पूरी जनता निराश होती है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार है, हर आदमी भ्रष्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से लिया हुआ उधार का पैसा नहीं चुकाता है, या उसका, ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। यदि हम पूरे परिदृश्य में ये देखेंगे कि पूरे देश में भ्रष्टाचार है, तो शायद हम इसको कभी नहीं मिटा पाएंगे। हमें चरणबद्ध तरीके से इसको मिटाना पड़ेगा। पहले करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, पहले शीर्ष नेतृत्व का भ्रष्टाचार खत्म होगा, फिर धीरे 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 जो मनरेगा में 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उन तक हम आएंगे। लेकिन यदि हम एक साथ ये कहेंगे कि पूरे देश में मजदूर भी भ्रष्ट है, मंत्री भी भ्रष्ट है, बिजनेसमैन भी भ्रष्ट है, नेता भी भ्रष्ट है, तो ये सब एक साथ यदि हम करेंगे तो ये काम असंभव है। चरणबद्ध तरीके से शुरुआत कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नेता से शुरुआत करनी चाहिए। नेता पूरे देश की नीतियां बनाते हैं, पूरे देश किस दिशा में जाएगा, इसकी नीतियां क्या होंगी, ये तय करते हैं। आपको भी ये लगता है कि नेता लोग नीतियां बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, नेता लोग नीतियां बनाते हैं। संसद में, विधानसभाओं में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनते हैं, कानून अच्छा होगा बुरा होगा उसमें डिबेट होगा। और मुझे तो यह भी आशंका है कि आने वाले आप समय में देखेंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियां लामबंद होंगी, और लामबंद होकर के इस कानून, जिसमें कि सूचना के अधिकार को पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लागू किया गया है, इसका विरोध करेंगे। और हो सकता है कि संविधान संशोधन भी करें, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एक दो पार्टियों को छोड़ दें, कोई भी पॉलिटिकल ये पार्टी नहीं चाहती है कि उनसे कोई सवाल पूछे कि आपके पास में पैसा कहां आया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि उनकी सभा में पूरी सब्जी बांटने के लिए पैसा कहां से आया, हेलीकॉप्टर से पैसा कहां पर आया, कितनी सभा में कितना आयोजन हुआ। क्योंकि वास्तव में काला धन, बहुत सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम काला धन वापस लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद भी बहुत सारा काला धन है। यदि उनमें हिम्मत है तो बताएं कि हमारे पास में इतना फंड है, इतना पैसा हमारे पास में आया और इतना पैसा हमने खर्च किया। तो कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या एनसीपी हो, कोई भी राष्ट्रीय दल है, वो इस बात को नहीं सार्वजनिक करना चाहता कि उनका आय व्यय कहां से हुआ, वो निर्णय कैसे लेते हैं, विधायकों को किस आधार पर व्हिप जारी करते हैं वो, ये सारी चीजें। मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहूंगा। 2006 में विकीलीक्स ने एक खुलासा किया था। उस खुलासे में उन्होंने ये बताया गया था कि अमेरिका ने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए लॉबिंग की थी। अब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब इंदौर का कोई उद्योगपति है या व्यापारी है, बिल्डर है, उसकी रुचि इस बात पे होगी कि इंदौर का कलेक्टर कौन बने, और वो अगर ये पड़ताल कर रहा है कि कौन बन सकता है, किसका तबादला हो सकता है, कौन टाउन कंट्री प्लानिंग में अधिकारी आ सकता है, तो ये उसके बिजनेस का हिस्सा है। उसका मतलब लॉबिंग करना नहीं है।
पूरी दुनिया में भारत इस बात की पूरी छानबीन करता है कि पाकिस्तान में किसके हाथों में सत्ता जा रही है, या बांग्लादेश में किसके हाथ में सत्ता जा रही है, श्रीलंका में कौन सत्ता में आ रहा है। तो ये तो एक वृहद हित की बात है और ये तो सामान्य प्रक्रिया। इसे आप और विकीलीक्स को आप सच्चाई का पुतला ना माने। प्रश्न ये है कि पड़ताल करना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट है, हमें पूछना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, लेकिन वो पड़ताल करके राजनीतिक पार्टियों को दबाव बनाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सारी राजनीतिक पार्टी, जो भी बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं। ये बात बिल्कुल स्थापित तथ्य है। तो हमारी आपत्ति इसमें नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन यदि इंक्वायरी कर रहा है। बड़े उद्योगपति हैं प्रहलाद जी, उनको इस बात में कोई रुचि है ही नहीं कि कौन व्यक्ति बने, क्योंकि उनके काम तो यूं ही हो रहे हैं। आपको जो दिखता है ऊपर से संसद में कि इतने कांग्रेस के सांसद हैं, इतने बीजेपी के हैं, इतने बहुजन समाज के हैं, इतने सपा के हैं, वास्तव में तो पता चलेगा कि इतने अनिल अंबानी के सांसद हैं, इतने बिरला जी के सांसद हैं, इतने मोदी जी के सांसद हैं। तो पूरी चीजें तो इस तरह है। इसीलिए तो आवश्यक है कि पारदर्शिता में हमें पता तो चले कि हम जिसके लिए वोट कर रहे हैं, जो हमारा सांसद, जो हमारा विधायक बनने वाला है, उसका टिकट हमने फाइनल किया है कि अंबानी ने फाइनल किया है। हम कागजों पे तो नहीं है। देखिए, कागज पे होना और कागज पे अलग चीजें हैं और व्यवहार में अलग चीज है। नहीं, कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट फील्ड, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए इंदौर में बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे जो तमाम राजनीतिक पार्टियों में पिछले 20-20 साल से दरी बिछा करके जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। जी, अब जो बात चल रही है वो तो ये चल रही है कि हमें उस व्यक्ति को टिकट देना है जिसके जीतने की संभावना हो। कोई भी पार्टी इस बात पर नहीं जा रही है कि हमें एक योग्य, ईमानदार, सेवाभावी कार्यकर्ता को टिकट देना है। अब हर पार्टी का लक्ष्य कि चुनाव जीतना है, तो बोलते कि चाहे वो बाहुबली हो, चाहे धन बली हो, चाहे जो बली हो, केवल बाहुबलियों को ही टिकट मिलना है। सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एकमात्र पैमाना यह है कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे तो हमारी सरकार बनने की संभावना ज्यादा होगी। बहुत अच्छा है, जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देना ही चाहिए, लेकिन हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि जो आदमी ईमानदार है, जो आदमी योग्य है, वो जीतेगा नहीं? असल में उसको टिकट ही नहीं दी जाती है, क्योंकि लोग तो चाहते हैं, लोग कभी कभी पार्टी सिंबल पर वोट करते हैं। यदि एक बाहुबली के स्थान पर एक ईमानदार व्यक्ति आएगा, योग्य आदमी आएगा, तो वो क्यों नहीं जीतेगा? ये बात राजनीतिक पार्टियां क्यों सोचती हैं? वो जीतेगा, आप उसको टिकट तो दीजिए, आप उसका आगे बढ़ाइए। ऐसी बात है कि हमारी फिल्मों में वल्गैरिटी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि प्रोड्यूसरों का ये कहना है कि अगर हम फिल्मों में अश्लीलता नहीं लाएंगे तो फिल्में चलेगी नहीं। जब आपने फिल्म बनाई ही नहीं, लोग को जुलूस लेके तो गए नहीं थे कि साहब आप फिल्म में नंगापन डालिए, बिपाशा बसु को दिखाइए या मल्लिका शेरावत को दिखाइए। लोग को जुलूस निकाल के गए निर्देशक के घर पे, लेकिन उन्हें ये लगता है, सब पार्टियों को ये लगता है कि हम जीतने वाले व्यक्ति को टिकट देंगे ताकि जीते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैसा कि सभी राजनीतिक दलों को यह लगता है कि जब तक हम अपराधियों को, बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे तो वो जीतेंगे नहीं, ठीक उसी तरह से ये फिल्मों को ऐसा, फिल्म प्रोड्यूसर्स को ऐसा लग रहा है कि यदि हम उसमें वल्गैरिटी, अश्लीलता नहीं डालेंगे तो लोग उसको देखेंगे नहीं। कितनी सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इतना साफ सुथरा मनोरंजन होता है, उसके बावजूद भी उसको लोग देखते हैं और जबरदस्त देखते हैं, जबरदस्त हिट होती हैं। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो निर्दलीय के रूप में भी जीतते हैं और बिना किसी पैसा खर्च किए हुए भी जीतते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को ये समझना चाहिए कि ईमानदार प्रत्याशी को यदि वो आगे बढ़ाएंगे तो वो जीतेगा भी, लेकिन हमें ये उनके अंदर, पार्टी के अंदर किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, यदि इसमें पारदर्शिता होगी तो मजबूर होकर के राजनीतिक पार्टियों को योग्य और ईमानदार लोगों को सामने करना पड़ेगा। तो आरटीआई में फिर कानून, हमारे कोर्ट क्यों नहीं है, हमारी न्यायपालिका क्यों नहीं हुई? तो सरकारी पैसे से, मतलब जनता के पैसे से संचालित हो रही है। आज हाल यह कि सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों केस लंबित हैं, वहां जाने वाले वकील लाखों रुपए फीस लेते हैं प्रतिदिन की, और फीस लेने के बाद जब वे पैरवी करने जाते हैं तो उसकी रसीद भी नहीं देते। मतलब सारा पैसा आपकी पार्टी के ही केजरीवाल कहते हैं कि गलत तरीके से कानून चल रहे हैं, हमारे संविधानिक व्यवस्था में जो कोर्ट चल रही है, कोर्ट में पेश होने वाले लोग हैं वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, जो न्याय व्यवस्था की आपने बात की है, ये बात बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो आम आदमी है, उस आम आदमी को एक स्थिति के बाद में न्याय मिलने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। लोअर कोर्ट तक वो पहुंच सकता है, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में यदि उसे जाना पड़ता है तो हजारों रुपए और लाखों रुपए की फीस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसे देनी पड़ती है, जो कि आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो न्याय है वो बिना मांगे मिले, न्याय में देरी ना हो। अरे साहब, अब तो ये हो गया कि अगर दुर्घटना का क्लेम आपको करना है तो उसमें भी आपको
स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी 10%। अगर आपकी टांग टूट जाए दुर्घटना में और आपको 1 लाख रुपए का क्लेम लेना है तो आपको उसमें 10,000 रुपए की ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब आपके पास पैसे हो तो आप दावा कीजिए, पैसे ना हो तो आप दावा मत कीजिए। तो यही तो विडंबना है, यही तो आम आदमी मतलब यही इसी को तो हम चैलेंज करना चाहते हैं कि जो भी सरकारें हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, शुरुआत केवल नेताओं से हो तो आप खुश हैं। नहीं देखिए, किसी भी चीज को भ्रष्टाचार एक कैंसर बन गया, समाज के लिए कैंसर है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ नेता ही भ्रष्ट हैं, समाज के दूसरे वर्गों में भी कुछ प्रतिशत लोग भ्रष्ट हैं। लेकिन जब हम सुधार की बात करते हैं तो सुधार की बात करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है और किसके भ्रष्ट होने, किसके सुधरने से पूरा नीचे तक सुधार होगा। यदि हम कहें कि एक मजदूर सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, जो समुदाय नेतृत्व कर रहा है, यदि वो ठीक हो जाता है, वो ईमानदार हो जाता है, वो पारदर्शी हो जाता है, तो नीचे आते आते तक अपने आप पारदर्शिता आएगी और ईमानदारी आएगी। इसलिए चूंकि देश का नेतृत्व, देश की नीतियों का नेतृत्व राजनीतिक दल करते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में आना ही चाहिए और एक कदम आगे बढ़कर बिना मांगे उनको सारी सूचना अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करानी चाहिए। जिज्ञासा मेरे मन में है प्रहलाद जी, आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी ने कार्यक्रम किया था पिछले दिनों मिल एरिया में जी। जब उसकी विज्ञप्ति आई अखबारों में, मीडिया में, हमारे यहाँ भी विज्ञप्ति आई, उसमें लिखा हुआ था कि यह आयोजन हमारी पार्टी ने किया और इस पर 40,000 रुपए का खर्च आया जी। ये क्यों लिखा? हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास में जितना भी पैसा आता है और जितना भी पैसा खर्च होता है वो उसकी पूरी पारदर्शिता रखना चाहते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि कल को हमारे पास में भी ऑफर आए थे कि साहब ऐसा है कि आप लोग कार्यक्रम करिए, हमें स्टेज में बिठा दीजिए, मुख्य अतिथि बना दीजिए, आपका सारे कार्यक्रम का 1 लाख रुपए हम खर्च कर देंगे। इस तरह से यदि हम पारदर्शिता नहीं अपनाते तो आज की या आने वाले समय में 1-2 साल में हमारे बीच में उद्योगपति नेता बन जाएंगे। जो आदमी काम करता है सड़क पे, जो कार्यकर्ता काम करता है, जमीनी स्तर पे काम करता है, वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। और यही चीज हो रही है राजनीतिक पार्टियों में। पैसे के दम पर, अपने रुतबे के दम पर लोग पदों पर बैठ जाते हैं क्योंकि पारदर्शिता का अभाव है। जिस दिन पारदर्शिता निर्णय में आ जाएगी, पैसे के लेन देन में आ जाएगी, उस दिन केवल ईमानदार और योग्य लोग ही राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। हमने राजनीति में पारदर्शिता की पहल इसलिए की है ताकि ईमानदार और योग्य लोग भी राजनीति में आकर के देश को बदलने की पहल कर सकें। मीडिया की बात करें आप, मीडिया में भ्रष्टाचार नहीं, मीडिया में जो मालिक हैं वो कौन है? अधिकतर मीडिया जो बड़े बड़े संस्थान है वो विदेशी फंडिंग पे है, विदेशी पैसा आ रहा है और उनकी पूरी की पूरी रुचि आम आदमी की चिंता करने के बजाय यह है कि अमेरिकी हितों की रक्षा कैसे हो, विदेशी हितों की रक्षा कैसे हो। मुकेश अंबानी जी ने मुंबई में एक संस्था बना रखी जिसके सुधींद्र कुलकर्णी सर्वे सर्वा हैं, भारत चीन मैत्री संघ बना रखा है उन्होंने। और चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण करता है और हम मैत्री संघ की बात करते हैं क्योंकि मुकेश अंबानी के व्यवसायिक हित चीन के साथ हैं आज की तारीख में। चीन के प्रधानमंत्री आते हैं तो मुंबई जाते हैं तो मुकेश अंबानी उनसे मिलते हैं। तो इन सब चीजों पर मीडिया पर किसका कंट्रोल है? चैनलों में उनकी हिस्सेदारी है अंबानी बंधुओं की। तमाम बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने मीडिया में हिस्सेदारी लेना शुरू कर दी, विदेशी पूंजी उनके साथ है। तो मीडिया में तो विदेशी पूंजी जो आप संसद नेताओं को कह रहे हैं, नेताओं के अलावा भी वे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जहां विदेशी पूंजी है, जहां व्यावसायिक हित हैं और आम आदमी की चिंता तो उन्हें है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे जो बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने उसको कंट्रोल कर रखा है पूंजी लगा करके या अन्य माध्यमों से, और इसका दुष्परिणाम हम देखते हैं। और हमने सबसे पहले तो हमने जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं उन्होंने राजनीतिक दलों से ये पूछा था कि आप बताइए कि आपके टॉप 10 डोनर्स कौन हैं, सबसे बड़े 10 दानदाता कौन हैं। राजनीतिक पार्टियों ने उसको बताने से इनकार कर दिया। यदि किसी मीडिया हाउस को में पब्लिक फंड लगा हुआ है, सार्वजनिक पैसा लगा हुआ है, तो इन सभी मीडिया हाउसेस को भी ये बताना चाहिए कि इसमें पैसा किसका लगा है। मीडिया हाउस दूध में पानी की मिलावट होती है, ऐसे खबरों में विज्ञापन की मिलावट करता हो, जहां पेड न्यूज का चलन हो, वहां पे आप कैसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो ईमानदारी से बात करें जब खबरों में विज्ञापन की मिलावट कर देते हैं वो, तो आपको पता ही चलता कि खबर है या विज्ञापन। नहीं, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में बहुत गंभीर भी है कि जो पेड न्यूज है। नहीं, अभी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक का चुनाव अवैध घोषित हो गया कि उसने विज्ञापन पेड न्यूज का इस्तेमाल किया था, लेकिन जिस अखबार में विज्ञापन छापा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यानी रिश्वत देने वाले के खिलाफ आपने कार्रवाई की, रिश्वत लेने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए थी। जिस अखबार मतलब बार बार इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइंस दे रहा है कि पेड न्यूज, बल्कि इसके लिए भी एक सशक्त कानून बनना चाहिए कि जो व्यक्ति या जो समाचार पत्र या मीडिया हाउस
पेड न्यूज को बढ़ावा दे रहा है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए, एक बार दोषी पाए जाने पर या दो बार दोषी पाए जाने पर। इसलिए इससे एक बड़ा कड़ा संदेश जाएगा मीडिया हाउसेस पर, न्यूज चैनलों पर कि पेड न्यूज अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बहुत सारा जो भ्रष्टाचार का कारण है वो पेड न्यूज भी है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति जो हैं वो पेड न्यूज देकर के, जो राजनीतिक दल हैं वो पेड न्यूज फिल्मों के पेड न्यूज देखिए, फिल्म रिलीज होने के पहले उसकी इतनी जय जयकार होती है और जब फिल्म आती तो लोग कहते हैं कि तो हम ठगे गए, तो वो भी पेड न्यूज का हिस्सा। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली है और ये घोषणा की गई कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्या मध्य प्रदेश में भी आप लोग चुनाव लड़ने वाले? हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम पूरे देश की शक्ति को एकत्र करके पहले एक विधानसभा में पूरा बदलाव करें। दिल्ली को हमने मॉडल चुना है, पूरी शक्ति हमने दिल्ली में लगाई हुई है, लेकिन साथ में हम लोग मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। 30 जून 2013 को केंद्रीय कार्यकारिणी और हम लोग मिलकर के ये चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में हम कितनी जगह चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, कहां कहां चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। ये फैसला 30 जून को होगा, फिर हम लोग तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव करें। कितनी सीटें जीत सकते हैं आप मध्य प्रदेश में? देखिए, जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग तो मतलब यदि चुनाव लड़ेंगे तो जनता के मन में जो गुस्सा है उस गुस्से के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। प्रश्न ये है कि ना हमारे पास में जितना पैसा आता है उतना हम सार्वजनिक कर देते हैं। हम किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी होर्डिंग नहीं लगाते हैं। आप ये बताइए कि ऐसे भ्रष्ट राजनीतिक आपकी विज्ञप्ति छापते हमारे, ठीक है, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, विज्ञापन नहीं देते, हम विज्ञापन नहीं देते हैं, हम कहीं कोई अवैध काम नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, गलत सोर्सेज से पैसा भी नहीं लेते हैं, गलत तरीके से पैसा खर्च नहीं करते। तो हमारी लड़ाई तो सच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। ये लड़ाई थोड़ा लंबी चल सकती है लेकिन आप देखेंगे कि सत्य जीतेगा और ईमानदारी जीतेगी। प्रहलाद पांडे जी, हमारे आग्रह पर आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।